नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डकैती के बाद, पार्ट 5। ऐसा क्या हो गया जो बियर को भी छोड़े जा? साईं, कुछ मत पूछो, नहीं मत पूछो। श्री राम बुरी तरह फंसा पड़ा है। अब एक और पागल पैदा हो गया है जो आदमखोर लोगों के टापू पर जाना चाहता है। कौन? वह साला, अजीब सा नाम है, जोसेफ वोहरा। सुबह मीर सिंह गया है, अब यह। साईं, मेरे को समझ नहीं आता कि मरने के वास्ते उस टापू पर जाने की क्या ज़रूरत है। समुंदर में ही छलांग लगा दे। श्री राम की तो समझ में कुछ भी नहीं आता। नहीं, कुछ भी नहीं आता। मीर सिंह गया? हाँ, सुबह 8 बजे बड़ी, वो तो गया। और अब जोसेफ वोहरा जा रहा है? वानखेड़े ने जल्दी से पूछा। हाँ पवन भाई, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन बियर का प्रोग्राम? वह शाम को बोट क्लब के ऑफिस में आ जाना। ठीक है, पक्का आना बड़ी, मैं गिलास धोकर रखूंगा, कहकर श्रीराम आगे बढ़ा। पक्का, वानखेड़ी हाथ हिलाता हुआ बोला। ठीक यही वक्त था जब देवराज चौहान, जगमोहन और सोहन लाल ने अंडमान निकोबार में पांव रखा। दिन के 12 बज रहे थे। सूर्य सिर पर था, परंतु समंदर से टकराकर आती ठंडी हवा कुछ राहत पहुंचा रही थी। हवा में नमी होने के कारण गर्मी का एहसास भी कम हो रहा था। सफर शुरू करने के चौथे दिन वे यहाँ पहुंचे थे। चोरी की बोट को उन्होंने सुनसान तट पर छोड़ा और आगे बढ़ने लगे। यहाँ तो कोई आबादी नजर नहीं आ रही। सोहन लाल ने गहरी सांस ली। सरकार को पता नहीं होगा कि सोहन लाल आ रहा है। मालूम होता तो जनाब के लिए वहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा मिलता, जगमोहन ने तीखे अंदाज में कहा। सरकार को खबर करना तेरी ड्यूटी थी, सोहन लाल तीखे स्वर में बोला। भूल हो गई, जगमोहन ने व्यंग से कहा। चलते चलते सोहन लाल गोली वाली सिगरेट तैयार करने लगा। तीनों के कंधों पर भारी बैग लटक रहे थे, जिनमें सामान ठूस कर भर रखा था। देवराज चौहान की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। पीछे देखने पर समंदर नजर आ रहा था और हर तरफ रेत। रेतीले मैदान में कहीं कहीं अजीब से पेड़ खड़े नजर आ रहे थे। आबादी के निशान दूर दूर तक नहीं थे। यहाँ तो कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा। सोहन लाल गोली वाली सिगरेट का कश लेकर बोला। गधे, जगमोहन मुंह बनाकर बोला। पास में समंदर है, मछली की बात कर, कुत्ते की नहीं। सोहन लाल ने उखड़े अंदाज में उसे देखा। तू मुझे हर बात पर टोकता है, कहते हुए उसने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तुझे समझाता हूँ। समझाने की समझ है तुझमें? तभी तो समझा रहा हूँ। मैं तो तुझे अकल से पैदल समझता था। और तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? तेरी अक्ल कहाँ रहती है? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। गोली में। क्या? मेरी अक्ल गोली में रहती है, जिसे सिगरेट के तंबाकू में मिक्स करके सिगरेट का कश लगाता हूँ? ऐसे में मेरी अक्ल तेरे से कई गुना तेज हो जाती है। सोहन लाल हंसकर बोला। हरामी बंदा है तू, जगमोहन ने पूर्वता लहजे में कहा। मैं सब समझता हूँ, साथ क्यों आया? क्यों आया? इसलिए कि कहीं हम सारा खजाना हड़प ना ले, तेरे को फूटी कौड़ी भी ना दे। बहुत समझदार हो गया है तू, सोहन लाल ने व्यंग से कहा। अगर बात अकेले तेरी होती तो मैं यही बात सोचता, लेकिन इस मामले में देवराज चौहान है, इसलिए गड़बड़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तू मुझे चोर कहता है? जगमोहन ने होठ मींच कर कहा। मैं तुझे चोर नहीं कह रहा, बल्कि देवराज चौहान की तारीफ कर रहा हूँ। उल्लू का पट्ठा, मौका मिलते ही तेरे को पानी में न फेंका तो मुझे कहना। तेरे को कहकर मैंने मुसीबत मोल लेनी है। आधा घंटा चलने के बाद रेत समाप्त हुई और वे शहर में प्रवेश कर गए। यहाँ कच्चे पक्के मकान थे। कुछ और भीतर जाने पर अधिकतर पक्के मकान नजर आने लगे। लोग और वाहन आ जा रहे थे। लंबे समय से चलते रहने के कारण उनके शरीर पसीने में भीग गए थे। आबादी के बीचों बीच पहुंचने पर सोहन लाल बोला। होटल तलाश करो, अब तो कमर भी टूटी जा रही है। 4 दिन से बिना रुके लंबा सफर किया है। देवराज चौहान भी होटल के बारे में ही सोच रहा था। सुनिए, पास से गुजरते देवराज चौहान ने एक आदमी को टोका। आदमी रुका। वह और को नहीं, अपना श्रीराम जसवानी था। क्या बात है बड़ी? उसने तीनों को ध्यानपूर्वक देखा। यहाँ का सबसे बढ़िया होटल कौन सा है? वही जहाँ से मैं आ रहा हूँ नी, श्रीराम बेमन से बोला।
क्या नाम है उस होटल का? होटल का नाम बताते हुए श्री राम ने कहा, इसी सड़क पर सीधा चलते रहो, 10 मिनट बाद होटल खुद ब खुद ही दिख जाएगा। कहने के साथ ही श्री राम जसवानी आगे बढ़ गया। साला कहीं से मार खाकर आ रहा है, जगमोहन बड़बड़ाया। तभी उखड़ा उखड़ा लग रहा था। तीनों आगे बढ़ गए। 10 मिनट बाद उन्हें खूबसूरत होटल मिल गया। देवराज चौहान ने स्वीट बुक कराया और तीनों ऐसे लेटे कि नींद में डूबते चले गए। वह यह नहीं देख सके कि कॉमन हॉल में बैठे वानखेड़े ने उन्हें देख लिया था और उन्हें देखते हुए वानखेड़े के होठों पर बराबर मुस्कान छाई रही। देवराज चौहान की आंख 4 बजे खुली। नहा धोकर वह तैयार हुआ तो जगमोहन और सोहनलाल नींद से उठ गए। सोहनलाल ने फौरन गोली वाली सिगरेट सुलगाई। अब वे तीनों कुछ हद तक फ्रेश नजर आ रहे थे। कहीं जा रहे हो? जगमोहन ने पूछा। हाँ, देवराज चौहान ने सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाते हुए सिगरेट सुलगाई। यह मालूम करना बहुत जरूरी है कि जोसेफ वोहरा और मीर सिंह चावला टापू पर पहुंचे कि नहीं। इतनी बड़े टापू पर से यह बात कैसे मालूम हो पाएगी? दिक्कत आएगी। जैसे भी हो, यह मालूम करना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी यह मालूम करना है कि हमारी मंजिल उस वीरान पड़े टापुओं में से कौन से टापू पर है। यह मालूम कैसे होगा? अभी कुछ नहीं कह सकता, बाहर जाने पर ही पता चलेगा। वह तो ठीक है, सोहनलाल ने टोका, लेकिन अब कुछ खाने को भी हो जाए। सुबह से कुछ नहीं खाया। जगमोहन ने मुंह बनाकर सोहनलाल को देखा। हाथ मुंह तो साफ कर ले, दांतों की हालत देख, बश घुमा और आगे मत कहना। क्यों? आगे का मामला मुझे पता है। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। सब कुछ नहीं बताते, मैं चलता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। शमशेर सिंह और बख्तर होटल की लॉबी में बैठे सोचों में डूबे थे। शमशेर सिंह, बख्तर ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला हमारे बस का नहीं। तू सड़ी हुई बातें करने में क्यों तुला हुआ है? शमशेर सिंह झल्लाया। मैं सड़ी बातें कर रहा हूँ? बख्तर ने उखड़े स्वर में कहा। हाँ, तो हरी बातें कौन सी हैं? वह टापू, वह खजाना और मोटर बोट जो कि हासिल नहीं कर सकते। पास में इतना माल नहीं है कि बोट की कीमत दे सके। जिस टापू की तुम बात कर रहे हो उसका हमें नहीं पता कि 462 टापुओं में वह कौन सा टापू है। रही बात खजाने की, तो उसके पहरे में आदमखोरों की बस्ती मौजूद है। बाघ जाति के वहशी लोग, जहाँ का बच्चा बच्चा लड़ने की कला जानता है। हम वहाँ पहुँचकर कौन से पेड़ उखाड़ लेंगे? बाकी लोग भी गए हैं, हम कोई अकेले ही तो वहाँ जा नहीं रहे। जो दूसरों के साथ होगा वह हमारे साथ भी हो जाएगा। शमशेर सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। अगर उन्होंने खजाना ले लिया तो हम दांत फाड़ते रह जाएंगे। बख्तर ने सख्त स्वर में कहा। ऐसी हालत में हम उनसे खजाना छीनने का प्रयत्न करेंगे और वह छीनने देंगे? छीनने नहीं देंगे, बल्कि हमें हर हालत में जान पर खेलकर खजाना हासिल करना है। हे भगवान! बख्तर गहरी सांस लेकर कह उठा। थोड़ी अक्ल दे से, नहीं तो यह। तभी शमशेर सिंह का स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान। बख्तर के होठ भींच गए। कहाँ? वह देख। बख्तर की निगाह भी उस तरफ घूम गई। देवराज चौहान लॉबी पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वे दोनों गए और अब यह आ गया। बख्तर के होठ खोले। शमशेर सिंह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि होठ बंद कर लिए। एक तरफ से उसने वानखेड़े को देवराज चौहान की तरफ बढ़ते देखा। दोनों देखते रहे। देवराज चौहान और वानखेड़े की मुलाकात हुई। इस पुलिस वाले का देवराज चौहान से क्या वास्ता है? शमशेर सिंह बड़बड़ा उठा। पहले मीर सिंह के हाथ इसने देवराज चौहान को बचाया और अब यहाँ माल खाता होगा देवराज चौहान से। नहीं, शमशेर सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा। देवराज चौहान पुलिस वालों को माल देने से रहा और यह पुलिस वाला भी माल खाने वाला नहीं लगता। मामला कुछ और ही होगा। वे देवराज चौहान और वानखेड़े को देखते रहे। देवराज चौहान एकाएक ठिठक गया। दाईं तरफ से उसने वानखेड़े को आते देखा था। वानखेड़े को यहाँ देखकर देवराज चौहान को हैरानी अवश्य हुई थी, परंतु वह अपने भावों को दबा गया। हेलो। करीब पहुँचते ही वानखेड़े ने मुस्कुराकर कहा। तो तुम यहाँ भी पहुँच गए मेरे पीछे पीछे? देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट उभरी। वानखेड़े हंसा। गिरफ्तार भी करूंगा जब हालात मेरे हक में होंगे, वानखेड़े ने कहा। और जब तक गिरफ्तार नहीं कर सका
तब तक तुम्हें आगे करके किसी न किसी बहाने अपने नोट तैयार करता रहूँगा। मतलब कि मौका परस्त हो, कुछ भी कह लो। यहाँ तक कैसे पहुँच गए? मीर सिंह के पीछे पीछे। तुमने तो हाथ भी नहीं रखने दिया, वानखेड़े ने कहा। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन था कि मीर सिंह चावला तुम्हारे पीछे पीछे हर हाल में अंडमान निकोबार पहुंचेगा। मेरा ख्याल ठीक निकला और मैं मीर सिंह के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। अब क्या इरादा है? देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। तुम्हारे लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। यहाँ तुम्हें गिरफ्तार करने की चेष्टा की तो यकीनन जल्द ही मेरी लाश समुद्र में पहुंच जाएगी और पानी के साथ साथ जाने कहाँ निकल जाएगी। देवराज चौहान वानखेड़े को देखता रहा। इस वक्त मैं तुम्हारी कई दिक्कतें दूर कर सकता हूँ। देवराज चौहान की आंखों में प्रश्न उभरा। आओ बैठकर बात करते हैं। दोनों लॉबी में मौजूद सोफे पर जा बैठे। शमशेर सिंह और बख्तर ने ऐसे मुंह घुमा लिया कि देवराज चौहान उन्हें पहचान न पाए। मैं तुम्हें वे बातें बता रहा हूँ जिन्हें जानने में तुम्हारा एक दिन तो लगता ही। बोलो। मीर सिंह चावला और जोसेफ वोहरा अपने अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुँचे और दोनों अलग अलग उस टापू की तरफ रवाना भी हो गए हैं। कब? मीर सिंह सुबह और जोसेफ वोहरा को 2 घंटे ही हुए हैं। मीर सिंह को तो उस टापू का रास्ता मालूम हो सकता है, लेकिन जोसेफ वोहरा को कैसे पता चला? श्री राम जसवानी के द्वारा, जो कि बोट क्लब का मैनेजर है। मीर सिंह और वह एक दूसरे को पुराने जानते हैं, क्योंकि मीर सिंह पहले भी अपने आदमी उस टापू पर भेज चुका है जो कभी नहीं लौटे। तब भी मीर सिंह ने श्री राम से ही बोट ली होगी। श्री राम को पता होगा कि वे कहाँ गए हैं और वहाँ का पता जोसेफ वोहरा ने श्री राम से हासिल कर लिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता चला? श्री राम जसवानी से। वह बियर का बहुत शौकीन है, सब बातें बाहर निकलवा ली। वैसे आज शाम को बोट क्लब के ऑफिस में मेरा और श्री राम का बियर पीने का प्रोग्राम तय है। देवराज चौहान कष्ट लेकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। यहाँ आकर भी अपना पुलिसिया ढंग नहीं छोड़ा। मजबूरी थी, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। ऐसे में खाली बैठना मुझे ठीक नहीं लगा। मेरा इंतजार? हाँ, क्योंकि अगर तुम खजाना पा लेते हो तो मुझे तुमसे 50 करोड़ मिलेगा। ऐसे में मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूं। वानखेड़े मुस्कुराकर बोला। हरामीपन छोड़ोगे नहीं? देवराज चौहान ने कश लिया। वानखेड़े हौले से हंसा। अब क्या प्रोग्राम है? वानखेड़े ने हंसी रोकते हुए पूछा। श्री राम से बोट क्लब के मैनेजर से बात करनी होगी। जहां भी चाहो कर लो। यह काम अभी हो सकता है? क्यों नहीं? श्री राम बोट क्लब के ऑफिस में होगा और कहीं होगा तो उसे वहां से भी पकड़ लेंगे। वैसे 5 बज रहे हैं, शाम हो ही रही है। श्री राम अपने ऑफिस में ही होगा। वानखेड़े ने मुस्कुराकर उठने का इशारा किया। एक बात अच्छी तरह सुन लो वानखेड़े। क्या? पुलिस वाले हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अब कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो तो पीठ पर वार मत करना। जो भी करना हो मेरी छाती पर करना। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। वानखेड़े मुस्कुराया। मैं तुम्हारी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मेरा वार तुम्हारी छाती पर ही होगा। लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो देवराज चौहान। क्या? मैंने तुम्हें सही सलामत जिंदा गिरफ्तार करने का ऐलान कर रखा है। अगर तुम अपनी इस बात पर टिके रहो तो मुझे तुमसे कोई डर नहीं, लेकिन पुलिस वालों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है। तुमसे तो हर हाल में सावधान रहना ही पड़ेगा। सावधान तो इंसान को हमेशा ही रहना चाहिए। जगमोहन को खबर करनी है तो कोई ज़रूरत नहीं। चलो। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। बोट क्लब का ऑफिस शानदार था, लेकिन इतना छोटा था कि 3-4 आदमी ही भीतर बैठ सकते थे। अक्सर 5वें की बारी न के बराबर ही आती थी। देवराज चौहान और वानखेड़े जब वहां पहुंचे तो श्रीराम जसवानी अकेला ही बैठा फाइल देखने में व्यस्त था। वानखेड़े को देखकर श्रीराम जसवानी मुस्कुराया और फाइल बंद करके बोला, जल्दी आ गए? मैं तो सोच रहा था 7 बज ही जाएंगे तुम्हें आते आते। वानखेड़े मुस्कुराकर कुर्सी खींचते हुए बैठा। देवराज चौहान ने बैठने की अपेक्षा अपनी बाईं टांग पीछे खड़े होकर खाली कुर्सी की पुष्ट पर रखी और सिगरेट सुलगाकर कस लिया। श्री राम ने उड़ती निगाह देवराज चौहान पर डाली और वानखेड़े को देखा। खाली हाथ आए हो? बियर? श्री राम कहते कहते रुका।
वानखेड़े टेबल पर हाथ मारकर मुस्कुराया। श्री राम, बियर तो आज तुम्हें पिलानी चाहिए। वड़ी, क्यों नहीं? श्री राम जसवानी ने अपना चेहरा आगे किया। आज तो बहुत माल आ गया तेरे पास। 20 मीर सिंह से झाड़े, 20 जोसेफ वोहरा से, और दोनों को मोटर बोट देने में भी 10-20 हजार की हेरा फेरी। साईं, धीरे बोलनी। श्री राम अपनी आवाज को आहिस्ता करके बोला। आजकल तो दीवारों के भी कान होने लगे हैं। बियर की फिक्र मत कर, एक क्या आज तो 2 पिला दूंगा, लेकिन तेज मत बोलनी, नहीं तो गुलाम रसूख मुझे डंडा बना देगा। नहीं, बियर मंगा अभी 6 बजे? श्री राम कह उठा। 6 बहुत है, बियर के लिए यही वक्त होता है। श्री राम जसवानी ने बैल मारी। 20 वर्षीय छोकरा भीतर आया। मुन्ना, ये ले 200 रुपये, भाग कर 6 बियर लिया। 10-20 कमती पड़े तो अपने पास से डाल देना, मैं भागा नहीं जा रहा, दे दूंगा। छोकरा नोट लेकर चला गया। श्री राम जसवानी ने दोनों को देखकर दांत फाड़े। और सुना बड़ी, यह कौन है नी जिसने बैठने की जगह पर टांग रखा है? इसे पहले कभी नहीं देखा। यह पागल है। श्री राम जसवानी की आंखें फैली। पागल साईं? हाँ, तो फिर इसे लेकर खुला क्यों घूमता है बड़ी? पट्टा डालकर रखो नी, बियर पीकर तो और भी दिमाग हिलने लगता है। यह नशे में कुछ कर बैठा तो इसे दूर रखो साईं। तुम्हारी नज़रों में मीर सिंह और जोसेफ वोहरा पागल हैं? पक्का साईं, बिल्कुल पक्का। आदमखोर बात जाति के टापू पर जाना पागलपन नहीं तो और क्या है नी, जहाँ से आज तक कोई चिंता नहीं लौटा। श्री राम ने 2 बार अपने माथे पर हाथ मारा। यह, वानखेड़े ने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया, वैसा ही पागल है। श्री राम जसवानी की आंखें फैली। पवन भाई, क्या बोला तू वड़ी? यह भी वैसा ही पागल है। वानखेड़े मुस्कुराया। वड़ी, तुम्हारा मतलब कि यह भी उसी टापू पर जाना चाहता है? हाँ, हो गया रिसेप्शन नी, आदमखोरों का रिसेप्शन हो गया। श्री राम गहरी सांस लेकर बोला। देवराज चौहान ने कश लिया। वड़ी, श्री राम जसवानी दांत फाड़कर वानखेड़े से बोला, ऐसे 2-4 को और ले आ, आज ही ले आ, मेरा तो माल खरा हो गया नहीं, एक ही दिन में इतना माल। तभी छोकरा बियर की बोतल ले आया। बियर खुली, गिलासों में डाली गई, घूंट भरे गए। देवराज चौहान हाथ में गिलास थामे कुर्सी पर टांग टिकाए वैसे ही खड़ा था। साईं, बैठ जाओ नी, श्री राम देवराज चौहान से बोला। खड़े खड़े थक जाएगा, अभी तो टापू तक का लंबा सफर करना है, उसके लिए फ्रेश होना बहुत जरूरी है। बैठ जा, बैठ जा। देवराज चौहान वैसे ही खड़ा रहा। इसको बता दिया ना कि बोट की कीमत पहले देनी होगी, और उससे पहले यही श्री राम का 20,000। तेरे को 20,000 चाहिए? देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। हाँ नी। श्री राम ने लंबी सांस ली और बियर का तगड़ा घूंट भरा। श्री राम के लिए सिर्फ 20,000, बाकी बोट की कीमत। वड़ी, मैं 20,000 यूं ही नहीं लेता, गुलाम रसूख से मत्था पच्ची करनी पड़ती है, वह अपनी बोट बेचने के हक में नहीं होता। मेरे को मक्खन लगाकर उसको रेडी करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। बियर खींचो नी, गिलास खाली करो, और डालता है वड़ी। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम्हारा बोट कभी कभी यहाँ से चोरी भी हो जाता होगा? चोरी? साईं, 1-2 बार हुआ था, लेकिन पुलिस ने चोर को पकड़कर बोट बरामद कर लिया था साईं। अगर फिर तुम्हारा बोट चोरी हो जाए तो कैसे होगा? मैं, मान लो अगर हो जाता है तो मैं फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगा, जसवानी ने लापरवाही से कहा। वानखेड़े के होठों पर मुस्कान उभरी। ऐसा होने पर तुम पर तो कोई आंच नहीं आएगी। मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा नहीं, बोट को मैंने खा तो लिया नहीं, मैनेजर हूँ बड़ी, चौकीदार तो नहीं जो 24 घंटे बोटों पर नजर रखता फिरूं। फिर यह काम तो चौकीदार का है जो साला रातों को सोया रहता है नहीं। वह जो छोकरा बियर लाया था वही चौकीदार है नहीं, दिन में जागता है, रातों को सोता है बड़ी। आज रात भी सोएगा? हाँ, आज तो मेरे से बियर पिएगा, यहाँ जो बच जाएगी वह पिएगा बड़ी। श्री राम का माल खाने में इसको बहुत अच्छा लगता है, हरामी कहीं का। देवराज चौहान ने कुर्सी से टांग हटाई और आगे बढ़कर बैठता हुआ बोला। आज आधी रात के बाद बोट क्लब से एक बोट चोरी होगी। चोरी होगी? श्री राम ने आंखें फाड़कर कहा। तुमने किसी को बातें करते सुना है क्या?
मैं अभी गुलाम रसूख को बता देता हूँ, वह पुलिस का इंतज़ाम। पूरी बात सुन, बीच में मत बोल। श्री राम ने देवराज चौहान को देखा। बोट मैं चोरी करूँगा। तुम चोर हो बड़ी। मैं। बीच में मत टोक, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बोल नी, तू पूरी बात बता दे बड़ी, फिर मैं बोलूँगा। लेकिन मुझे तेरा आइडिया कुछ खतरनाक लग रहा है। मुझे तो तू बंदा भी ठीक नहीं लग रहा साईं। तेरे को 20,000 मिलेगा, तेरा खाता पूरा हो जाएगा। बड़ी, तू बातें तो बहुत अच्छी करता है। जसवानी ने फौरन अपने दांत दिखाए। लेकिन ये बोट चोरी होने वाली बात मत करनी, अच्छा नहीं लगता। तुझे 20,000 देने के बाद मैं बोट चोरी करूँगा। साईं, फिर वही बात। मैं। बोट चोरी होती है तो तेरा क्या जाता है? कुछ नहीं बड़ी, कोई बोट चोरी करके ले जाए तो तेरे को क्या पता? कुछ नहीं पता नी। तेरे को 20,000 मिला ना? देवराज चौहान मुस्कुराया। बात तो तेरी बरोबर है नी। श्री राम जसवानी ने सिर हिलाया, फिर वानखेड़े को देखकर बोला, साईं पवन नी, अगर बोट चोरी हो जाए तो मुझे क्या पता? क्या पता अब भी बोट चोरी हो रही हो और हम यहाँ बैठकर बियर मार रहे हैं। मैंने ठीक बोला नी? वानखेड़े मुस्कुराया। तुम बोलो नी, कुछ तो रिमार्क्स दो नी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मेरी नौकरी ही ऐसी है, उसमें ऐसी बातों में मेरी सहमति नहीं हो सकती। अजीब बात है बड़ी, तेरे को हाँ बोलते भी तकलीफ होता है? होता है। श्री राम ने देवराज चौहान को देखा। इसकी बात मेरी समझ में नहीं आती बड़ी। तुम सिर्फ मेरी बात समझो, देवराज चौहान बोला। 20,000 और बोट का चोरी होना। मैं समझ गया नी, मैं तो घर पर सो रहा हूँ नी। पीछे से बोट चोरी हो जाए तो मुझे क्या पता? कहने के साथ ही श्री राम ने वानखेड़े को देखा। क्यों नी, मैंने ठीक बोला ना पवन भाई? ओह, तो ऐसी बातें सुनकर मुंडी भी नहीं हिलाता। बियर मार बियर। देवराज चौहान ने गिलास की बियर खाली की और गिलास टेबल पर रखकर बोला, मीर सिंह और जोसेफ वोहरा जिस टापू पर गए हैं, मालूम है वह टापू कहाँ है? हाँ मालूम है नी। श्री राम ने गहरी सांस ली और गिलासों में पुनः बियर डाली। नक्शा बना उस टापू का रास्ता बता। श्री राम जसवानी ने विचारपूर्ण निगाहों से देवराज चौहान को देखा। एक बात तो बतानी। देवराज चौहान उसे देखता रहा। सब उस खतरनाक टापू पर जाने को मरे जा रहे हैं, वहाँ पर है क्या? इस बारे में कुछ भी कहना मैं ठीक नहीं समझता। देवराज चौहान मुस्कुराया। बियर मार, गर्म हो रही है, तू भी खत्म कर बड़ी। श्री राम ने वानखेड़े से कहा और फिर देवराज चौहान को देखा। तूने मुझे 20,000 रुपया देना है ना? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। 20 में से 5-10 कम कर ले, लेकिन मुझे बता कि टापू पर सब क्यों जा रहे हैं? तू 5-10 ऊपर ले ले, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन इस सवाल को न पूछ, न ही मैं बताऊंगा। श्री राम ने गहरी सांस लेकर बियर का घूंट भरा। देवराज चौहान ने भी घूंट भरा। नक्शा बना। खाली खाली? श्री राम मुस्कुराया। ऐसे कैसे काम चलेगा? तू नक्शा जानकर चला गया और रात को बोट चोरी करके ले गया तो मैं तेरे को कहाँ तलाश करूँगा? देवराज चौहान ने जेब से 2 गड्डियाँ निकालकर सामने रख दी। वड़ी, यह क्या करता है नी? श्री राम ने फौरन गड्डियाँ उठाकर अपनी कुर्सी के नीचे गद्दी में रख ली। माल खुले में नहीं रखते, समंदर की हवा कुछ ज़्यादा ही तेज चलती है, गड्डियाँ भी उड़ जाती हैं। तभी वानखेड़े बोला, नक्शा समझा श्री राम? मैं। तू बियर मार, बीच में मत बोल वड़ी, तेरी ड्यूटी ही ऐसी है, श्री राम ने मुंह बनाकर कहा। वानखेड़े मुस्कुराया। उसके बाद श्री राम जसवानी कागज पेन लेकर देवराज चौहान को उस टापू का नक्शा समझाने लगा, जहां बात जाती मौजूद थी, खजाना मौजूद था। इस काम में 1 घंटा लग गया। बाहर अंधेरा घिर आया था। श्री राम जसवानी से देवराज चौहान और वानखेड़े अलग हुए। श्री राम ने देवराज चौहान को सब कुछ बता दिया कि जो मोटर बोट उसने चोरी करनी है वह कहाँ खड़ी होगी। जसवानी ने वायदा किया था कि वह सबसे बढ़िया बोट उसे चोरी करने के लिए देगा। देवराज चौहान और वानखेड़े आगे बढ़ गए। तुम क्यों मेरे साथ चिपके हुए हो? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कमाल है, वानखेड़े ने मुंह बनाया।
मैंने टापू तक जाने की तुम्हारी इतनी बड़ी समस्या हल कर दी और तुम मेरे को चिपका कह रहे हो। आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। पुलिस वाले कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते। मैं तुम्हारी सोचों पर पहरा नहीं बिठा सकता। वानखेड़े ने गहरी सांस ली। अच्छा यही होगा कि तुम अब मुझसे अलग हो जाओ। आगे किसी भी काम में तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैं पुलिस वालों को अपने पास ज़्यादा पसंद नहीं करता। अलग हो जाऊं? वानखेड़े ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। क्या बात कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों के साथ चलूंगा उस टापू पर, तभी तो यहाँ तक आया हूँ। बच्चों जैसी बात मत करो। वहाँ जाकर जिंदा वापस आने के बहुत कम चांस है। यह बात सब पर लागू होती है, तुम पर भी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ले जाकर पीठ पर गोली नहीं खाना चाहता। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मुझसे ऐसी आशा मत रखो। वानखेड़े जब तुम्हें गिरफ्तार करेगा तो कहकर करेगा। वैसे भी मुझे पीठ पर वार करने की आदत नहीं है। बहादुरों को मैं बहादुरों की तरह गिरफ्तार करता हूँ। देवराज चौहान ने चलते चलते वानखेड़े पर निगाह मारी। ऐसी खतरनाक जगह पर तुम्हारे साथ चलने का मतलब मेरी समझ में नहीं आता वानखेड़े। शायद तुम मेरी बात ना समझ सको, लेकिन कह देने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता। वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा। दरअसल तुम हर काम में सफल हो जाते हो। मैं तुम्हारे काम करने का ढंग देखना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी कैसे निकल जाते हो। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। गलत सोच रहे हो। मेरे पास कोई जादू का डंडा नहीं है। बच जाता हूँ तो यह महज इत्तेफाक ही होता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें साथ रखने के हक में नहीं हूँ। सोच लो। वानखेड़े की आवाज़ में तीखापन आ गया। सोचकर ही कह रहा हूँ। रात को तुमने बोट क्लब की बोट चोरी करनी है। मैं चाहूँ तो यह काम तुम नहीं कर सकोगे। 50 करोड़ लेना है तुमने, इसलिए मेरे काम में अड़चन नहीं डालोगे। भूल में मत रहना, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। देवराज चौहान ने सपाट निगाहों से उसे देखा। अपनी ड्यूटी, फर्ज पूरा करने की खातिर तुम मेरी गिरफ्तारी की कोशिश करो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन सब कुछ जानते हुए जानबूझकर तुम मेरा काम खराब करो, यह बात मुझे पसंद नहीं आएगी। इसलिए उल्टा काम करने से पहले 10 बार सोच लेना। मैंने यह तो सोच रखा है कि तुम्हारे साथ टापू पर जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। देवराज चौहान ने ठिठक कर वानखेड़े को देखा। बेहतर होगा कि तुम अभी से मुझसे अलग हो जाओ। स्वर में सख्ती सी थी। वानखेड़े मुस्कुराया। बिना कुछ कहे वह वास्तव में अलग हो गया। देवराज चौहान आगे बढ़ गया। हम आज रात को यहाँ से उस टापू के लिए रवाना होंगे। जगमोहन और सोहन लाल की निगाह देवराज चौहान पर थी। 2 पलों की खामोशी के बाद जगमोहन कह उठा। इतनी जल्दी हम कैसे चल सकते हैं? पहले हमें यह मालूम करना है कि 462 वीरान टापुओं में से वह एक खास टापू कौन सा है जहां बात जाती रहती है, कहां पर खजाना है। जब तक यह मालूम नहीं होता तब तक तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। सब कुछ मालूम हो चुका है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। वानखेड़े मीर सिंह के पीछे लगा यहाँ तक आ गया था। उसने मीर सिंह और जोसेफ वोहरा की तैयारियां देखी। उसी के मुताबिक वानखेड़े ने मेरी तैयारी करवा दी। थोड़ी बहुत दिक्कत जो आनी थी वह नहीं आई। यह साला वानखेड़े तो जोंक की तरह हमारे पीछे लग गया, अपने 50 करोड़ के चक्कर में। बोट क्लब के मैनेजर श्रीराम जसवानी ने उस टापू तक पहुंचने का नक्शा बना दिया है। अब हम वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह तो बहुत अच्छी बात हुई, सोहन लाल ने कहा और गोली वाली सिगरेट तैयार करने लगा। वानखेड़े भी साथ जाना चाहता है टापू पर, देवराज चौहान बोला। क्यों? जगमोहन के होठों से निकला। उसका हमारे साथ रहने का क्या मतलब? वह पुलिस वाला है, हर हाल में तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहता है। मैं उसे साथ नहीं जाने दूंगा। मैंने भी मना कर दिया है उसे। वानखेड़े है साला सख्त पुलिस वाला। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लिया। वैसे वानखेड़े हर संभव चेष्टा करेगा साथ जाने की, देवराज चौहान ने विचार भरे स्वर में कहा। मैं उसे किसी भी कीमत पर साथ नहीं जाने दूंगा, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। देवराज चौहान हौले से सिर हिलाकर रह गया। साथ में जो सामान चाहिए वह तो हम ले ही चुके हैं, सोहन लाल बोला। हाँ, अब हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, देवराज चौहान ने कहा।
कम से कम 20 दिन का खाना और पानी के केन की हमारे 20 दिन निकल जाएं। इन दोनों चीज़ों का तुम लोग इंतज़ाम करो, जल्दी करो, 8 बज रहे हैं। देर हो गई तो सामान इकट्ठा करने में परेशानी होगी। जगमोहन और सोहनलाल सामान का इंतज़ाम करने के लिए फौरन बाहर निकल गए। सिगरेट की कश लेता देवराज चौहान सोचों में डूब गया। उसकी सोचें मीर सिंह, जोसेफ वोहरा पर टिकी थी। टापू पर मुसीबतें आनी ही थी, परंतु इन लोगों से यकीनन मुसीबतों में बढ़ोतरी होनी ही थी। ऐसे में वे लोग और भी ज़्यादा खतरे में घिर सकते थे। शमशेर सिंह और बख्तर, देवराज चौहान और वानखेड़े के पीछे पीछे बोट क्लब भी आ गए थे। वह समझ गए कि देवराज चौहान चलने की तैयारी में है। पीछे पीछे वह होटल में भी वापस आ गए। आते ही होटल की लॉबी में पड़े सोफों पर जम गए थे। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी। बख्तर, शमशेर सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा, मामला हाथ से निकलता जा रहा है। पहले मीर गया, जोसेफ वोहरा गया और अब देवराज चौहान जा रहा है। हम अकेले ही रह जाएंगे। तो हम 2 हैं, उस टापू पर अकेले जाकर क्या करेंगे? मैं आइडिया दूं? 2, हम यहीं पर इंतज़ार करते हैं। खजाना लेकर तो यहीं आएंगे, तब हम। बेवकूफ़, मैं यह नहीं कह रहा था, मेरा मतलब कुछ और ही था। बता दे मतलब भी। मैं कह रहा था अब सिर्फ देवराज चौहान बचा है। किसी तरह देवराज चौहान के साथ उस टापू पर चला जाए, देवराज चौहान का आदमी बनकर। शमशेर सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान का आदमी? बख्तर हैरानी से कह उठा। गलत कहा मैंने? तेरे जैसे सांप को कौन अपने बगल में बिठाएगा? बख्तर हौले से हंस पड़ा। देवराज चौहान को नहीं मालूम कि मैं साथ हूँ, शमशेर सिंह ने जहरीले स्वर में कहा। जब वह पहचानेगा सांप को, तब तक तो सांप उसको डस चुका होगा। बख्तर कुछ नहीं बोला। कुछ कह तो सही। तेरा सोचना बुरा नहीं है, लेकिन। बख्तर ने होंठ सिकोड़े। क्या लेकिन? ज़रूरी तो नहीं देवराज चौहान हमें अपने साथ ले जाए? क्यों ले जाएगा हमें? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। शमशेर सिंह की आवाज़ में विश्वास के भाव थे। लेकिन जैसे भी हो, मैं देवराज चौहान को तैयार कर लूँगा। मेरे लिए तो यह मामूली बात है। सामने देवराज चौहान है, जानता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं देवराज चौहान को इस काम के लिए तैयार कर लूँगा। लेकिन एक बात तू भूले जा रहा है। बख्तर ने उसकी आंखों में झांका। क्या? देवराज चौहान हमारा बंडल बांधकर समंदर में भी फेंक सकता है। वह ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि देवराज चौहान कमीनों के चेहरे अच्छी तरह पहचान लेता है। और तेरा चेहरा? चुप कर, ज़्यादा मत बुरा कर, शमशेर सिंह ने सख्त स्वर में कहा। तू बात करेगा देवराज चौहान से? हाँ। वह न माना तो फिर हमें अपने लिए बोट का इंतज़ाम करना पड़ेगा। खाली हाथ तो मैं वापस जाने से रहा। शमशेर सिंह ने दृढ़ता से कहा। मैं वह खजाना हर हाल में पाना चाहूँगा। हे भगवान, इसे कुछ समझा। यह शेर को गधा समझकर उसे घास खिलाने जा रहा है। रात के 2 बजने जा रहे थे जब देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल के साथ समंदर के उस हिस्से में पहुंचा जहां बोट क्लब की बोटें मौजूद थी। तीनों ने काफ़ी सामान उठा रखा था। वह सामान कम से कम 8-10 लोगों के उठाने के काबिल था। पानी के कई केन, खाने के सामान के कुछ बैग और तरह तरह के सामानों से भरे 4 बैग। जैसे तैसे वे सारा सामान उठाए हुए थे। शमशेर सिंह और बख्तर होटल से ही देवराज चौहान के पीछे थे। तभी अंधेरे में से निकलकर श्रीराम जसवानी देवराज चौहान के करीब आया। आ गए निवड़ी तुम? देवराज चौहान ने अंधेरे में प्रश्न भरी निगाहों से श्रीराम को देखा। हाँ साईं, मैंने सोचा अंधेरे में कोई घटिया मोटर बोट न ले जाओ, गहरे समंदर में न फंस जाओ, इसलिए 12 बजे ही यहाँ आ गया था कि जब तुम जाओ तो तुम्हें बढ़िया सी बोट दूँ। बड़ी 20,000 मारा है नहीं तेरे से, कुछ तो हक अदा करने दो। करो, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। पहले तो यह सामान उस बोट तक पहुँचाओ। मैं? नहीं बड़ी, मेरी कमर जरा कमज़ोर है, लचक गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, तुम बोट तक हमें ले चलो, देवराज चौहान शांत स्वर में कह उठा। कुछ दूर शमशेर सिंह और बख्तर मौजूद थे। आ बख्तर। कहाँ? देवराज चौहान से बात करने। वह मार देगा हमें, बख्तर हड़बड़ाकर बोला। चल तो।
शमशेर सिंह लगभग बख्तर को खींचता हुआ देवराज चौहान के सामने पहुंचा। अंधेरा होने के बावजूद भी देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल ने उन दोनों को फौरन पहचान लिया। जगमोहन और सोहनलाल चौंके, जबकि देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। तुम दोनों नंबरी यहाँ? हक्के बक्के से सोहनलाल के होठों से निकला। लगता है इन्हें भी खजाना यहाँ तक खींच लाया है, जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। देवराज चौहान जी, मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तुम टापू पर जा रहे हो, हमें भी ले चलो, हम सामान उठाने वाले मजदूर बन जाएंगे। वैसे भी आप सबके पास सामान बहुत ज़्यादा है, टापू पर भी सामान उठाना पड़ेगा, यह काम हम करेंगे। देवराज चौहान के होठों पर छाई मुस्कुराहट गहरी हो गई। मजदूर क्या, अब तो देवराज चौहान की टांगे भी धोएगा, बख्तर बड़बड़ा उठा। मैंने तुम दोनों को होटल में ही देख लिया था और जानता था कि खजाने के लिए तुम दोनों भी इस टापू पर जाना चाहोगे, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हम खजाने के लालच में नहीं, बल्कि मैं जानता हूँ तुम क्यों जा रहे हो, देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा। अगर सामान उठाना हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन जगमोहन ने कहना चाहा। चुप रहो, इन्हें साथ ले जाने में हमें कोई नुकसान नहीं है। देवराज चौहान भाई, सोहनलाल ने टोका, यह शमशेर सिंह बहुत खतरनाक और लोमड़ी की तरह चालाक है, मैं इसे खूब जानता हूँ। यह तो मौके पर जब यह कुछ करेगा तो तब की तब देख लेंगे, देवराज चौहान ने फैसला करने वाले अंदाज में कहा। इससे पहले कोई कुछ कहता, शमशेर सिंह कह उठा, हम कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। मैं तुम दोनों की नीयत को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम दोनों बम्बई में भी हमारे पीछे लगे थे और यहाँ भी मैं तुम लोगों को होटल में देख चुका हूँ। टापू पर पहुँचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो इस तरह सामने आ गए, देवराज चौहान मुस्कान भरे स्वर में बोला। लेकिन फिर भी मुझे ऐतराज नहीं तुम दोनों को साथ ले जाने में, लेकिन मैं तुम दोनों को साथ जाने की शर्त रखता हूँ, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। क्या? बख्तर के होठों से निकला। तुमने? जगमोहन ने शमशेर सिंह से कहा। हमसे 2 लाख चाड़े थे सोहनलाल को छोड़ने के लिए। हाँ, यह 2 लाख तुम्हें वापस देने होंगे। जरूर दूंगा, शमशेर सिंह फौरन बोला, लेकिन इस वक्त नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, टापू से जिंदा बचकर निकले तो बम्बई पहुँच गए। हाँ, पक्का, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, शमशेर सिंह जल्दी से कह उठा। बेटे, सोहनलाल कड़वा मुंह बनाकर बोला, तू हर हाल में टापू पर पहुंचना चाहता है, इसलिए इस समय तो तू अपनी जायदाद भी लिख देने को तैयार हो जाएगा। सोहनलाल की हिम्मत नहीं थी कि शमशेर सिंह को ऐसी बात कह पाता। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।